एक जानकारी और समझ, उसका डेफिनेशन थोड़ा विस्तृत करें। मतलब ये जो जानकारी की बात की, और आपने बताया ना कि जानकारी वो तो होती है लेकिन समझ बाद में आती है, तो ये इसके डिफरेंस क्या है? छुआछूत है ये जानकारी, छुआछूत, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, छुआछूत, हाँ हाँ हाँ, ये है जानकारी, है ना। हाँ हाँ। अभी जानकारी है, मगर इसकी ये क्यों बनी थी, इसका कारण क्या था, क्या क्या हो सकता है, और हम जिस मानस के लोग हैं हम इसको क्या मानते हैं, वो एक अलग चीज है, बोली ना, वो एक अलग चीज है, उसकी समझ बनना पड़ता है, समझे। ऐसे हर एक क्षेत्र के अंदर। हाँ, अभी भारतीयता, भारतीयता तो चाहिए हर एक। किसको भारतीयता बोलेंगे? भारतीयता है क्या? मैं धोती पहना हूं करके भारतीय हूं, और कोई पैंट पहना है करके पाश्चात्य है क्या? ये भारतीयता क्या है ना? भारतीयता तो हम चाहते हैं, उसकी जानकारियां भी है बहुत सारी, पर किस चीज को भारतीयता बोला जाए? अब एक चीज ये है कि एक तो वो है जो व्यवहार से आत्मीयता करता है, और एक वो है जो आत्मीयता से व्यवहार करता है। भारतीय मानस आत्मीयता से व्यवहार करने वाला होता है, और पाश्चात्य मानस व्यवहार से आत्मीयता करता है ना। ये थोड़ा सा ये फर्क है, ऐसे आसमान जमीन का फर्क है, ये एक फर्क है इतना। आत्मीयता से व्यवहार करना ये चीज है, ये हमारा अपना रहा है, भले ही लाख पर आया रहे। आज भी हिंदुस्तान में लोग निकल जाते हैं यात्राओं पर और सालों घूम करके आते हैं, खाना मिलता है, खाते हैं लोग, है ना, खाते हैं। कोई ऐसा नहीं कि जो भूखा सोता है, नहीं, कोई भी खाना खिलाता है हमारे पास में। वो जो चीज है वो हमारी भारतीयता की है ना। लाख पर आया हो जिससे अपना कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। मेरे पास में एक लड़का आया था, यह एक आदिवासी समाज है कोलाम, तो कोलामों पे उसका रिसर्च है, अध्ययन है। तो वो मेरे पास में आया, आने के बाद मेरे को ये बोलता है, मैं बोला कि कहाँ जाके? कोलाम। कैसे है कोलाम? बहुत पिछड़े हुए, बहुत गरीब है, बहुत गरीब है। अच्छा, और क्या है? खाने को नहीं है उनके घर में, जो थोड़ा बहुत जो कमाते हैं वो देवी देवताओं के नाम पे खर्च करते हैं, कुछ तो एक बाहर करके खर्च कर डालते हैं। बहुत गरीबी है, तो कंगाली है, ये उसी बताया। और ठीक है, तुमको खाना खिलाए या नहीं खिलाए? खाना खिलाया नहीं खिलाया? हाँ हाँ, मेरे को खाना खिलाया। क्या खिलाया? कुछ एक था, मिल मेकर था, रोटी खिलाया, चावल भी खिला दिया। तो क्यों खिलाया वो तुमको खाना? वो खाना क्यों खिलाया? क्यों? तुम ना तो उसके कोई रिश्तेदार हो, ना कोई उसके परिचित हो, ना उसके काम के लिए गए हो, है ना। तुम तो अपने काम के लिए गए हो उल्टे। उसके बाद तो भी वो तुमको खाना खिलाया है, तुम उस मानस को तो देखना चाहिए ना। मैं तुम अब 1 लाख रुपये भी तनख्वाह तुम कमाओगे, तुम ऐसा कर पाओगे क्या? एक अपरिचित आदमी को खाना खिला दोगे क्या? परिचित को तो खिलाएंगे, अनपरिचित को नहीं खिलाएंगे। नहीं खिलाएंगे ना। वो जो है एक अपरिचित को भी खाना खिला रहा है, अनपरिचित को। हाँ, जो कोई जिससे कोई संबंध ही नहीं है, जिसका कोई परिचय ही नहीं है, उसको भी खाना खिलाता है ना वो। तो वो जो मानस है हमारा, उसको हम देखना होगा ना, उसको देखना होगा।
तो ये चीजें है ना। ठीक है, वो जो भी कमाता है देवी देवताओं के नाम पे खर्च करता है, परा को महत्व देता है, वो तो परा को महत्व दे रहा है, अपरा को नहीं, है ना। उसको ये पता है कि इसके बाद कुछ और है हमारा अपना, उसके लिए भी हमको कुछ करना तो है ही, वो परा को ही महत्व देता है, अपरा को नहीं बहुत ज्यादा। तो ये चीजें हैं ना। तो ये जो है, ये जो समझ है, हमारे मानस की जानकारी होना, वो हेलो हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है आ जाना, हाँ आ जाना, मैं रहूँगा देखो, ठीक है। हाँ एक 5 मिनट पहले बोल देना जरा, भेजवा मान देता हूँ, हाँ ठीक है। अच्छा ये जो चीज़ है ना, ये सारी ऐसी कुछ तो समझ करना पड़ता है ना। वो एक समझ है हमारी अपनी। जैसे मैं बोला ना, ये सुबह में जो सुनाया है, हमारे येल्लप्पा ताता के पहले जानकारियाँ बहुत थी, मगर उनके गुजरने के बाद उसकी समझ बनी कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, उसकी समझ तो उसके गुजरने के बाद नहीं। जानकारियाँ उसके पहले मेरे को बहुत थी, भांति भांति की जानकारियाँ थी ना। ये तो और शिवदत्त जी, भारतीय और पाश्चात्य दोनों में और क्या फर्क है, और कौन सी? भैया बड़ा तो एक मानस का ही फर्क होता है, तो सब कुछ फर्क हो जाता है ना फिर, है तो सब कुछ फर्क होता है। अब भाई हम लोग जाते हैं कहीं, अरे भाई वो मेरे को बहुत काम है, मैं आज निकल जाऊंगा, ठहर जाओ ना, खाना खा के चले जाना। 2-4 बार बोलने के बाद में बोलता है ठीक है, काम तो हमेशा रहेगा, खाना कब खाएंगे, हालांकि खाना रोज खाता है ना, खाना कब खाएंगे करके रुक जाता है। पाश्चात्य मानस ऐसा नहीं होता है, नहीं खाना कहीं और खा लूंगा, मेरा समय खराब होता है, वो भाग जाएगा, वो नहीं रुकेगा। ये हो जाता है। तो इससे और इसमें से कौन सही हुआ? इन दोनों में से कौन सही? अरे ये तो तुम जानो कौन सही है, हाँ कौन सा सही है। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को बोलता था कि पढ़ने जाओ, तो बच्चा पूछा क्यों पढ़ना है, तो वो एक बात बोला था कि पढ़ने से सत्य और असत्य को जानने का ज्ञान पैदा होता है, इसलिए पढ़ना चाहिए हर एक को। हाँ, सत्य क्या है असत्य क्या है इसको जानने का ज्ञान पैदा होता है, इसलिए पढ़ना चाहिए। पढ़ाई की तो एक फिलॉसफी हमारे पास, एक दैत्य भी बोला है, राक्षस भी बोला है ना। वो ये बोलता था कि मैं तो सत्य को जान लिया हूँ और तुम असत्य को जानने की बात कर रहे हो फिर। तो ये चीज है ना, वो तुलनात्मक अध्ययन का दृष्टिकोण तो तुम्हारा अपना होना चाहिए किसी भी चीज का, वो तो अपना होना चाहिए। ये गुरु जी कहा जाता है, अक्सर समाज शास्त्रीय अध्ययनों में बहुत सारे लोगों ने कहा है, क्योंकि भारतीय समाज परा को ज़्यादा महत्व दिया, इसलिए जिस तरह का विकास पश्चिम के देशों में हुआ वैसा यहाँ नहीं। और हम जो देखते हैं अपने उसमें समाज में कि परा की ओर ध्यान देते हुए भी अपरा के क्षेत्र में बहुत सारे, एक गांव में बहुत सारे सामान बनते हैं, जरूरत का सामान बनता है। ये जो आर्थिक विकास की अवधारणा है
और जो स्वयंपूर्ण गांव की, इसमें से आज जो परिस्थिति बनी है गांवों की, इसमें आप क्या देखते हैं? गांव तो नाश ही हो गए। इंद्र का एक नाम है पुरंदर, और उसका काम था कोई भी शहर 2 लाख की आबादी से बड़ा होता तो उसको नाश कर देता था। कितनी आबादी से? 1-2 लाख की आबादी से बड़ा शहर कोई भी हो जाता तो उसको नाश करता था। पुरंदर का मतलब है पुरों को नाश करने वाला। हाँ हाँ, बड़े बड़े नगरों को, क्योंकि एक बड़ा शहर आसपास के हजारों गांवों को तबाह करता है, नाश करता है। इंद्र एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था ऐसी भी रही है जो शहरों को पनपने नहीं देती थी। एक शहर पनपता है तो बहुत बड़ा नुकसान करता है ना वो। आज जितने हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहर है वो एक बड़ी नदी को नाश कर गए, दूसरा आसपास के हजारों गांवों को तबाह कर दिए हैं, नाश कर दिए हैं। ये तो होता है। इंद्र खत्म कर डालता था, बड़े बड़े बड़ी बड़ी सारी चीजों को नाश कर डालता नहीं। तो एक जो चीज आती है कि काश्यप की पत्नी, शायद काश्यप, इंद्र को मारने के लिए संतान पैदा करना चाहती थी। ये ऐसी संतान हो जो इंद्र का नाश कर दे। तो उसके लिए जब वो अपने पति को बोली थी, वो बोला कि ये नीयत ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये नीयत ही ठीक नहीं है। तो बोलती कुछ भी हो जाए, मेरे को तो होना ही है ऐसा। तो ठीक है, फिर होगा। तो वो जब गर्भ धारण करी तो वो ये था कि 100 साल तक ये गर्भ रहेगा, और उसके पूरे नियम पाबंदियां वो बता दिया था कि कैसे कैसे तुमको रहना है, एक गर्भवती औरत को कैसे रहना है, ये पूरी पद्धतियां वो बताया। कि उसमें एक बात ये भी थी कि गर्भवती औरत खुले केस रख करके नहीं सोना चाहिए कभी। जब पूरे 99 साल हो गए, 1 साल थोड़ा समय बाकी रह गया था, तो अब बोली कि इतना लंबा समय तो निकल गया। एक दिन वो नहाई, सर से नहाई, केस खुले रखी और पलंग पे लेट गई और झपकी लग गई, सो गई। तो इंद्र ये मौका देख रहा था, तो इंद्र उसके गर्भ में घुसा और उसके गर्भपिंड के 7 टुकड़े कर दिया। 7 टुकड़े कर दिया। तो जो गर्भपिंड के 7 टुकड़े हुए तो वो रो रहे कि हमको मत मारो मत मारो मत मारो कर रहे थे, है ना। वो रो रहे हैं जोर से। तो ये बोलता है कि मारुत, रो मत रो मत। फिर वो एक एक के 7 टुकड़े फिर कर दिया, ऐसे 49 टुकड़े हो गए ना। तो 49 ही हमारे पास मर्दगण माने जाते हैं, मर्दगण। वो 49 मर्द है हमारे 49 मर्दगण माने जाते हैं। तो जब वो बाहर निकलता है तो इसको तो पता चल जाता है कि ये तो मेरे गर्भपिंड को नाश किया है, तो पकड़ लेती है। तो मत्स्य पुराण में इसका जिक्र आता है, उतना ही। वहां सिर्फ इतना ही वो इंद्र बोला है कि अर्थशास्त्र को दृष्टि में रख करके ये मुझे करना पड़ा। अर्थशास्त्र को दृष्टि में रख के मुझे ये करना पड़ा करके बोलता है। उसके बाद वो कुछ नहीं बोलती है, वो चला जाता है। वहां पे सिर्फ इतनी ही बात है, अब उसको पूरा समझना होगा, है ना। वो 49 टुकड़े हो। हम लोग जो 49 संस्कारों की बात करते हैं ना, ये वहीं से फिर 49 संस्कार जो हमारे अर्थशास्त्र के बहुत बड़े अंग रहे। 49 संस्कार समझे। हमारे 16 संस्कार नहीं, 49 संस्कार माने जाते हैं। 16 तो मुख्य बड़े बड़े संस्कार हैं, वो 49 संस्कार है पूरे के पूरे। सिद्धार्थ का है भी। अच्छा
अच्छा, ये आपने कहा कि 1-2 लाख से ज़्यादा आबादी हो जाए तो पुरंदर नाश कर देता है। तो हमने ऐसा कुछ सुना है कि 56 कोटि की द्वारका नगरी थी वगैरह वगैरह, जो शास्त्रों में कुछ बातें। नहीं, हमारे पास में 7 ही पुरियों का वर्णन आता है। 7 ही पुरियों का वर्णन आता है। 7 काशी, कांची, अवंतिका, मथुरा, माया और अयोध्या और एक पुरी, द्वारिका। वही द्वारिका डूब गई और द्वारिका नहीं, पुरी, मथुरा, माया, अवंतिका, नहीं मथुरा, माया, अयोध्या और पुरी, ये है ना अपने 7 पुरियां मानी जाती है बड़ी। और ये 7 ये पुर जो है ये मोक्षदायिनी माने जाते हैं, ये मोक्ष देने वाले हैं। ऐसा तो क्या था कि लोग वहां जाते थे और निकल जाते थे, स्थायी रहने वाले नहीं थे, स्थायी रहने वाले नहीं थे। और वहीं पर कुछ थोड़ा बहुत व्यापार चलता था। हिंदुस्तान में दुकानें नहीं थी, ये बिना दुकानों का देश था। हिंदुस्तान में 4 चीजें नहीं थी। देखो, पहला तो होटल और लॉज नहीं थे, दूसरा कोई दुकान नहीं थी, तीसरा कोई मजदूर नहीं था, और चौथा समाज को व्यवस्थित रखने के लिए कोई पुलिस नहीं थी। उसके बिना ये देश चला है, उसके बिना ही चला है देश ना। या कोई दुकानें नहीं। अब यहाँ ये 5-7 जो पुरियां माने जाती थी, जहाँ लोग जाते थे निकल जाते थे वहाँ, क्योंकि यहाँ अन्न बेचना पाप था। अन्न हिंदुस्तान में कभी नहीं बिका। उस समय के जो शहर माने जाते थे वहाँ धान्य बिका है, वहाँ भी अन्न नहीं बिका है। धान्य बिक जाता था, वहाँ अन्न नहीं बिकता था। तो अन्न और धान्य में प्रभाव, पका हुआ अन्न होता है वो धान्य है ना, पका हुआ जो वो अन्न है। और धान्य जो अनाज पूरा जो है वो धान्य में गिनती आता है। अच्छा, पका हुआ अन्न है। पका हुआ अन्न कभी नहीं बिकता था हिंदुस्तान में। यहाँ बहुत पद्धति है। क्या उस समय लोग यात्रा नहीं करते थे? लोग जाते नहीं थे क्या? तो क्या व्यवस्थाएं थी फिर यात्रा जब करते थे? तो जब लोग यात्रा पे निकलते थे तो एक समय की रोटी लेके भी नहीं निकलते थे। अनाज तो ढोना दूर की बात रही है, क्योंकि एक दिन में वो 20 किलोमीटर चलता था। 20 किलोमीटर तो उसके रिश्तेदार ही रहते थे, है ना। और फिर वो आगे निकलता था। आगे वो रिश्तेदारों के कुछ रिश्तेदार हो जाते थे। 40-50 किलोमीटर तक चिंता नहीं थी। उसके बाद फिर होता था ना, तो उसके बाद भी हमारे पास में अन्न खरीद के नहीं खाता था कोई। उसके बाद जैसे इस रास्ते में हमको पुराने गांव का जो वर्णन मिलता है, तो वो ऐसे है कि यात्री पूरे आते और गांव के बीच झाड़ के नीचे बैठ जाते 2-3 बजे के आसपास। और गांव का जो भी कोतवाल होता वो आता और रोज नामचा लिखता था खाना, कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो और किस जाति के हो विशेष। ये बोलने के बाद फिर वो सबको बोलता था कि तुम उस घर में चले जाओ, तुम उस घर में चले जाओ, तुम उस घर में चले जाओ। सबको भेज देता था। जो जिस जाति वाला है उस जाति वाले के घर को भेज देता था। और जितनी जातियां गांव में जी रही है उसमें जातियों वाले का हर एक का ये होता था कि हफ्ते में एक दिन किसी अतिथि को खाना खिलाना है, ये तय था पूरा। जिस दिन जिसका नंबर रहेगा उसके वहां भेज देंगे। वो वहां जाता, रात ठहरता, वहां खाता वाता। एक ही जाति वाले होने की वजह से बहुत बातचीत होती, बहुत जानकारियां होती, रिश्ते निकलते, ये सब कुछ होता। वही अगर कोई कारीगर है तो उसके गांव में इस कारीगरी से लेके क्या क्या चीज़ें नई नई हुई है, क्या क्या हो रहा है, ये सारी जानकारियां सहज होती थी।
और वो निरंतर होते रहती थी ना। लोग समाचार से एक दूसरी इलाके में क्या चल रहा है उससे अनभिज्ञ कभी नहीं रहे हैं, क्योंकि निरंतर चलते रहते थे, निरंतर रोज जानकारी मिलते रहती थी लोगों को कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। तो वो खाना खाते, सो जाते, सुबह में ये लोग कुछ बांध देते, वो फिर पेड़ के पास इकट्ठा होते और आगे निकल जाते। तो पूरे हिंदुस्तान में ऐसी ही व्यवस्था थी, ऐसी व्यवस्था रही है पूरे हिंदुस्तान में। घूम करके आ जाता था आदमी आराम से, कहीं कुछ खरीदने की खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी उसको ना, वो तो फिर चल पड़ता था। इसलिए हमारे पास बनने नहीं दिए गए, होटल और लॉज बनने नहीं दिए गए। यहाँ का जो व्यापार भी जो रहा है हमारे पास में, बहुत भांति भांति का रहा है, काफी तरह का, क्योंकि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था ही व्यय आधारित थी खर्च करने के लिए। हाँ क्या था उस समय पे, गांव में बहुत तरह की कारीगरियां होती थी। एक गांव में कम से कम 18 तरह के कारीगर तो होते थे, 18 तरह के कारीगर होते थे। अभी भी शादी ब्याह में उधर इधर कोई 18 धोतियाँ आती है, 18 थाल मिठाई के आते हैं बहुत जगह, उसको प्रजाधन बोला जाता है। वो प्रजाधन वो आता है, कभी वो सारे कारीगरों के लिए ही होता था। अब पता नहीं है लोगों को काय के लिए। अब हम एक जगह गए थे, हाँ ऐसा प्रजाधन तो आता है, 18 चीजें आती है और हमको पता नहीं कि किसको देना है, क्या करना है ना, ये पता नहीं कि किसको देना है। तो वो गांव में जो 18 तरह की कारीगरियां होती थी, ये उनके लिए होता था पूरा, ये प्रजाधन ये माना जाता था। तो उस समय पे जब ये कारीगर, उनका क्या रहा है कि 18 तो मुख्य काम रहे हैं, उसके बाद एक एक जाति की 12 उपजातियां रही है, 12 उपजातियां रही है। ये एक काम को लेकर के 12 हिस्से हो जाते थे इनके। 12 अगर हिस्से है तो पूरा परिपक्व, पूरा परिपूर्ण काम हो सकता है ना। जैसे लोहारी में 12 हिस्से होते थे, किसानों के 12 हिस्से होते थे लोहारी में। एक तो वो है कि जो खेती के औजार हथियार बनाता है, एक वो हिस्सा है जो लड़ाइयों का सामान तैयार करता है, एक वो हिस्सा है जो कैंचियाँ, वस्त्र ऐसी चीज़ें बनाता है, एक वो हिस्सा है जो सुनारों के लिए, बढ़ाइयों के लिए औजार हथियार बनाता रहा है, और एक ऐसा वो हिस्सा रहा है जो मशीनें बनाया, राहट बनाता रहा है, मोठ बनाता रहा है, ऐसी सारी चीज़ें बनाने वाला रहा है। और एक ऐसा रहा है जो बिना लोहे को तपाए हुए काम करना है, वो कढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ जो बनती थी पूरी, ऐसे बहुत एक हिस्से रहे। किसानों में भी ऐसे बहुत हिस्से रहे, कोई 12, कोई अनाज पैदा करने वाला, कोई सब्जी पैदा करने वाला, कोई पान पैदा करने वाला, इस तरह से इनके अलग अलग पूरे रहे, है ना। उनका वही, उसी में वो मास्टर लोग रहते थे पूरे। कोई सब्जियां वब्जियाँ पैदा करते थे वो लोग, कुशवाहा तकरीबन सब्जियाँ पैदा करते हैं ना, हाँ। और यहाँ भी ये सारी जातियाँ है ही है। और कोई पान पैदा करने वाले होते थे, पान की खेती ही करते थे वो लोग। ये इनके 12 ये हो जाते थे पूरे। ये तो एक हो गए कि 12 उपजातियाँ तो है। फिर हर जातियों पर आधारित होकर के जीने वाली बहुत जातियाँ थी, उनके आश्रित जातियाँ बहुत होती थी फिर ना। अभी जैसे है कि एक जाति है तो जाति का जाति पुराण बोलने वाली जातियाँ थी, जातियों का हिसाब किताब रखने वाली पूरी जातियाँ थी, जो गोत्रों को, कुलों को रखने वाली जातियाँ थी पूरी है, जिनका पोषण ये जातियों की जिम्मेदारी हो जाती थी। वो दूसरे से नहीं लेते थे, नहीं कुछ खाते थे दूसरे का, वो सिर्फ यही लोगों से लेते थे और उनके पोषण की जिम्मेदारी यही थी। यादव लोग कोई 7 जातियों का पोषण करते हैं, जुलाहे कोई 2 जातियों का, ऐसे
सबकी कई 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 जातियाँ ऐसे हैं जो उन पर ही आधारित होकर के जीती है। सब यादवों की मात्र बहुत जातियाँ हैं, 7 जातियाँ कुछ है यहाँ पर। तो ये सारे जो लोग हैं ये उस पर आधारित जीते थे और इनके पोषण की जिम्मेदारी यही लोगों की होती है। पूरा सब कुछ ये लोगों को देखना पड़ता है और उससे हट करके भी और जातियाँ बहुत हो जाती हैं। तो ये कुल मिला करके एक गांव में, इस इलाके में 360 जातियों का वर्णन आता है। पूरा का पूरा 360 जातियों का वर्णन आता है। 360 जातियाँ हैं तो ही एक परिपूर्ण गांव है, ये मानते थे। तो इतना हो जाता था पूरा का पूरा। ये जरूरी नहीं कि एक गांव का मतलब 20 किलोमीटर का एरिया हो जाता था सबका सब, क्योंकि हर जगह तो हर एक का रॉ मटेरियल नहीं मिलता है, मिट्टी सभी जगह नहीं मिलती है, या कोई चीज़ सभी जगह नहीं। अब जुलाहे है, जुलाहों को तो नमी भरा वातावरण होना पड़ता है, खुश्क वातावरण में जुलाहे काम नहीं कर सकते हैं। तो ये सब है इस तरह से ना। तो वो एक एरिया में इस तरह से ये पूरा था। तो एक एक जाति की 12-12 उपजातियां और फिर इन पर आश्रित कई जातियां होती थी। इन पर आश्रित कई जातियां थी। जैसे जाति पुराण बोलने वाली बहुत गजब की जातियां थी, क्योंकि हम लोग जाति पुराण बहुत देखे हैं, बहुत सुने हैं। अब एक तरफ तो ये आधुनिक समाजशास्त्र है पूरा का पूरा, एक तरफ ये जाति पुराणों का को जब देखते हैं तो वो भी एक समाजशास्त्र है हमारा, वो भी एक समाजशास्त्र है पूरा। तो हम लोग तो समाजशास्त्र को ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि वो हमारा अपना समाजशास्त्र है जाति पुराण। और जाति पुराण में जो कथाएं, जो सब कुछ चलता है, वो ये कि सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि में कौन कैसे पैदा हुआ है, उसके बाद क्या क्या हुआ है, उसमें ये जाति कैसे पैदा हुई है, इनका सब कुछ क्या क्या है, इनकी विद्याएं क्या है, इनका दूसरी जातियों के साथ क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, कितने राजा बने हैं, ये सब है। क्योंकि हमारे पास राजाओं की कोई जाति नहीं थी ना, हर जाति वाला हिंदुस्तान में राजा बना है। राजाओं की तो कोई जाति नहीं रही है हमारी कि यही लोग जो राजा बनेंगे, ऐसा नहीं रहा है। हर जाति वाले राजा बने हमारे पास में, सभी जाति के। तो उस तरह से ना कि जाति पुराण में हमको ये सब कुछ बहुत दिखाई देता है। जाति पुराण में तो हर जाति के अपनी जाति पुराण बोलने वाले हैं यहाँ पर। किसी किसी जाति के तो 2-2 है जाति पुराण बोलने वाले, जिनके पास में बहुत एक तरीका पूरा सब कुछ उनका अपना होता है। तो उस समय जब ये कारीगर लोग अपने गांव में थे, तो जैसे आज सुबह मैं बता रहा था कि जो छोटी टेक्नोलॉजी को समाज व्यवस्थित करता है। पहले हिंदुस्तान के लोग, हमारे लोग दुनिया को अपना गांव नहीं मानते थे, मगर अपने गांव को अपनी दुनिया बनाने की कोशिश जरूर किए थे वो लोग, कि दुनिया में जितनी चीज़ें बनती है वो हमारे गांव में क्यों नहीं बन सकती। वो बनाना है, हमारे गांव में बनाना है। तो इसलिए वो लोग ला करके व्यवस्थित करते थे लोगों को, सारे ना, कि ये चीज़ सब हमारे गांव में होना है। खेलने दो अरे दादाजी, दादाजी ताता दिखता है, दिख रहे दादाजी वो देख रहा है। तो गांव में ला करके व्यवस्थित करते थे पूरा। कई बार दादाजी यहाँ बैठ के देखो, यहाँ बैठ के देखो। नाना ते गिर के खेलने दो। तो अब ये जो बात ये आती है कि कोई भी काम आदमी क्यों करना है, क्यों करता है, कोई भी काम आदमी क्यों करता है।